आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन कराम, आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे पाकिस्तान के सीनियर तरीन जर्नलिस्ट वाशिंगटन DC में बेस हैं जनाब शाहीन सबाई साहब, और मैं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना। मेरे साथ शाज़िया मलिक हैं, और शाज़िया मलिक की आप ख़बरें तो सुनते रहते हैं। आज इनसे कुछ थोड़ा बहुत तबसरा भी सुनेंगे, क्योंकि आज ये बहुत खुश हैं। किस वजह से खुश हैं वो भी पूछेंगे। देखते हैं कि शाहीन सबाई साहब पहले लाइन पे आ गए, तो शाहीन सबाई साहब से गुफ्तगू करने के बाद आखिर में इनसे पूछेंगे कि क्यों इतनी खुश हैं शाज़िया मलिक। अगर पहले टाइम मिला तो इनसे पूछ लेंगे। आज हमारे पास जिन मौज़ूआत पे हमने बात करनी है, उनमें सबसे अहम तो जस्टिस बाबर सत्तार जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उन्होंने जो फ़ैसला सुनाया है और वो फ़र्द जुर्म आयद करने लगे हैं IG इस्लामाबाद और DC इस्लामाबाद पे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद इरफान नवाज़ मेमन, उनके बारे में ये शिकायत थी कि वो बहुत ज़्यादतियाँ कर रहे हैं इस्लामाबाद में, कि एक बंदा एक तरफ से रिहा होता है, दूसरी तरफ से वो दोबारा एक और नया आर्डर करके बंदे को अंदर करवा देते हैं। इसी तरह की जी हमें इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने कहा था कि ये बंदा जो है पब्लिक आर्डर मेंटेन करने में हमारे लिए प्रॉब्लम करेगा, तो 16 MPO मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक आर्डर के 16 नंबर शिक के तहत इस बंदे को हम अरेस्ट करते हैं। जो शानदाना गुलजार के साथ किया गया, जो शहरयार खान अफरीदी के साथ किया गया, और एक लंबी लिस्ट है, लेकिन इन दोनों को तो आज रिहा करने का हुक्म मिल गया है। इस पर बात करेंगे कि क्या ये बारिश का पहला कतरा है शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट जाने के बाद, क्या अब PTI वालों के हालात बदलने वाले हैं, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कहा है कि रिस्क फैक्टर ज़ीरो होगा तो फिर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वापस आएंगे। शुक्र है ख्वाजा आसिफ साहब ने ये नहीं कहा कि उनके सर पे ताज भी जो है लंदन जाके पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एक ताज बनवाए, उनके सर पे जाके लंदन में रखे, फिर वहाँ उन्हें जहाज़ में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के जहाज़ में बिठा के लाया जाए, फिर वो तशरीफ़ लाएंगे। वो रिस्क ज़ीरो जो है वो कब होगा, कैसे होगा, इस पर बात करेंगे शाहीन सबाई साहब से। फिर वक्त मिला तो इस पर भी बात करेंगे कि क्रिकेट की तारीख़ के 143 साल की हिस्ट्री का नुमायाँ तरीन जो क्रिकेटर है, उसका नाम पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड वालों ने किस तरह साइड पे कर दिया, और उसके बाद उन्हें कितनी हजीमत उठानी पड़ी, कितनी शर्मिंदगी हुई वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की और पाकिस्तान की। फिर हम बात करेंगे कि ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मैं एक अरसे से बात कर रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट चेंज होने की देर है, लेवल प्लेइंग फील्ड शुरू हो जाएगी जिस तरह मरीम नवाज़ साहिबा की ख्वाहिश थी। और उस लेवल प्लेइंग फील्ड में अब तक जिन जिन मामलात पे तहकीकात शुरू हुई हैं, उनमें मुफ्त आटा स्कीम पे जो शायद खकान अब्बासी साहब कहते थे 20 अरब का घपला हुआ है, मुफ्त आटा स्कीम में इन्होंने जो मामलात किए हैं उस पर तहकीकात शुरू हो गई हैं। इंटरबैंक रेट पे जो LCs से इंटरबैंक रेट से ज़ायद पे LCs खोलने का 80 अरब का 65 अरब का जो डाका डाला है 8 बैंकों ने, उस पर बात करेंगे। मोटरवे की ज़मीन की ख़रीदारी पे तकरीबन 32 अरब रुपए का घपला हुआ है, उस पर मौलाना फजल रहमान साहब के साहबजादे उनके गिर्द शिकंजा तंग होगा। फिर सैलाब मुतासरीन की सिंध में सांगड़ और दादू के इलाके में 31,000 टेंट्स और राशन की तकसीम में वहाँ अरबों रुपए की गड़बड़ हुई है, उस पर तहकीकात शुरू हो गई है। इसका मतलब है पीपल्स पार्टी, JUI, मुस्लिम लीग नून, सब के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। PTI वालों के गिर्द तो पहले ही तंग था। फिर हम बात करेंगे कि जस्टिस आमिर फ़ारूक ने आज क्या किया और किस तरह उन्होंने अदालत में बैठ के, आम आदमी कोई झूठ बोले तो तौहीन अदालत हो जाती है और उसके ख़िलाफ़ अदालत हरकत में आ जाती है, और अगर अदालत ख़ुद ही झूठ बोलने पर आ जाए तो फिर क्या होता है। इस वक्त हमारे साथ शायद लाइन पर जुड़ चुके हैं शाहीन सबाई साहब। हेलो जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। हजूर कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक, आप करिए से? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब, आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए। हमारा प्रोग्राम जो पहली दफ़ा सुन रहे हैं या पहले जिनका मेरे साथ या शाहीन सबाई साहब से आमना सामना नहीं हुआ, उनको मैं बताता चलूँ कि आप प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी E-आवाज़ टेलीविज़न कनाडा से देख रहे हैं, और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं शाहीन सबाई साहब। शाहीन सबाई साहब पाकिस्तान के सीनियर तरीन जर्नलिस्ट हैं, द न्यूज़ इंटरनेशनल के ग्रुप एडिटर रहे हैं, उससे पहले डॉन में एक लंबे अरसे तक रहे हैं, बतौर एडिटर काम करते रहे हैं, और इस्लामाबाद में काम करने के बाद अब ये तकरीबन गुज़श्ता 20 सालों से वाशिंगटन DC में वहाँ बेस्ड हैं। और इनकी ख़बरें वाशिंगटन DC में बैठे हों तो इनकी ख़बरें इतनी ही इंपॉर्टेंट होती हैं जितनी इस्लामाबाद में होती थी। इनकी एक ख़बर पे, एक ट्वीट पे हुकूमतें हिल जाती हैं और लोग कान खड़े कर लेते हैं कि हाँ वाकई शाहीन सबाई साहब के कलम से अगर कोई लफ्ज़ निकला है, उनकी ज़बान से अगर कोई लफ्ज़ अदा हुआ है तो उसके पीछे कोई कहानी होगी। बहुत शुक्रिया शाहीन सबाई साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सर। सर, ये जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं, उन्होंने जो आज फैसला सुनाया है, जो उन्होंने आज उनका जो तरीक़ाकार था, लग रहा था कि शायद ये जो राना सनाउल्लाह गैंग हटा है हुकूमत से, उसे आप उनकी ग्रिप कहें या उनकी, मतलब मैं तो सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन PTI वाले नहुसत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हालांकि करना नहीं चाहिए,
कि वो उनके साइड पे हो जाने की वजह से क्या वहाँ ये इसे हम बारिश का पहला कतरा समझें? क्या उसके बाद बाकी जो हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं उनको भी ये हौसला होगा और हमारी अदलिया क्या वाकई जो है जिस तरह कहते हैं पिंडी वाले कि न्यूट्रल हो गए हैं, क्या हमारी अदलिया भी कोई अपना वो रोल अदा करने पे तुल गई है जो उसे अदा करना चाहिए? और जो पाकिस्तान में अवाम में मेजॉरिटी में जो मायूसी एक फैली हुई थी, क्या वो मायूसी अब छटने वाली है? जनाब, बाबर सत्तार साहब को तो मैं बहुत अरसे से जानता हूँ। हमारे साथ वो अखबार में कॉलम लिखते थे और अदलिया के इश्यूज पे और लीगल इश्यूज पे बहुत जबरदस्त कॉलम लिखते थे जी। और हर हफ्ते हम उनका कॉलम छापते थे और इंतजार करते थे कि जी दफा वो क्या लिखेंगे और क्या जबरदस्त वो अपनी ओपिनियन देंगे जी। तो वो कई साल तक वो करते रहे। फिर उसके बाद वो जब जज बन गए तो हम सबको बड़ी खुशी हुई और मैं उनके बारे में एक बात बिल्कुल कॉन्फिडेंस से ये कह सकता हूँ कि वो दबाव में आने वाले और डर के कोई काम करने वाले शख्स नहीं है। बिल्कुल। और अभी तक जो आप कह रहे हैं कि जो राना सनाउल्लाह का और उनका जो डर था, खौफ था, मेरा ख्याल है वो क्योंकि अभी नए जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनको जो भी चीफ जस्टिस साहब उनसे कहते हैं या उनको देते हैं करने के लिए, फिर वो उसी पे अमल करते हैं। तो अब मेरा ख्याल है ये केस जब उनको दिया गया तो हम सब लोग जरा थोड़े से हैरान भी थे कि ये चीफ जस्टिस साहब ने उनको ये केस कैसे दे दिया जी। मगर जो जिस तरीके से फिर उन्होंने उसको हैंडल किया, जिस तरीके से उन्होंने उसको सुना, फिर ऑर्डर दिए, जो जजमेंट लिखी है उन्होंने बड़ी डिटेल में, इतने सॉलिड उसके रीजन है कि बस सारे जितने केसेस हैं सब लोगों के उन सब का वो सफाया कर देगी। मगर इसको मैं यहीं तक रखूंगा, इससे ज्यादा मैं आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये कहना कि शायद जुडिशरी में भी एक नई हवा का झोंका आ रहा है या उन लोगों के जाने से कोई तब्दीली आ रही है, वो अभी मेरा ख्याल है वो कहना कबल वक्त हो गया। क्योंकि ये तब्दीली तो हुई है, उस गवर्नमेंट का वैसे भी पहले कोई ज्यादा बड़े खुश थे वो, लेकिन उनका रोल ज्यादा नहीं था। जो पीछे जो बैठे हैं लोग, उनका रोल था और वो अभी भी बैठे जी। तो इसलिए कोई ज्यादा खुश फहमी की जरूरत नहीं है। मगर बाबर सत्तार साहब तक की हद तक तो मैं कहता हूं कि जो उनको केस मिलेंगे, जो फैसला उन्होंने किया है वो बहुत जबरदस्त है और वो बहुत आगे तक जाएगा सब लोगों की हेल्प करने के लिए। और मेरे ख्याल है ये बड़ी अच्छी बात है। दूसरे जजों को भी उनको देख के और उन्हीं की तरह के फैसले करने चाहिए। उस पर भी डिपेंड करता है ना कि प्रोसिक्यूशन के मामले में गवर्नमेंट की तरफ से जो गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स वहाँ पेश होते हैं, अटार्नी जनरल हों, एडवोकेट जनरल हों, असिस्टेंट अटार्नी जनरल हों या बाकी तफ्तीशी अफसरान हों, अगर उनके पीछे भी अगर राना सनाउल्लाह टाइप जैसा गैंग ना बैठा हुआ हो तो वो भी शायद आज़ादी से आके अपने स्टेटमेंट दें और आज़ादी से आके बताएं। पीछे से अगर अनवारुल हक काकड़ साहब की गवर्नमेंट उन्हें उस तरह प्रेशराइज पॉलिटिकली ना करे तो शायद वो भी आके बेहतर कोई कर सकें। और अभी अगर इस्लामाबाद के DC इरफान नवाज मेमन और IG नासिर अकबर साहब के ख़िलाफ़ अगर कल उन्हें सज़ा हो जाती है, जिस तरह फ़र्द जुर्म उन्हें आयद करने जा रहे हैं जस्टिस सत्तार साहब, तो फिर शायद बाकियों को भी कान हो जाएंगे कि हमने अगर कोर्ट में जाके कोई ऐसी गलत बात की तो हमारे साथ भी यही सलूक हो सकता है। तो इस तनाज़र में हम कह सकते हैं कि ये बारिश का पहला कतरा साबित होंगे। नहीं, बारिश का पहला कतरा तो आप कह सकते हैं कि वो है ही ऐसे शख्स, वो किसी के दबाव में नहीं आते हो। मैंने बल्कि आज एक कुछ देर पहले ट्वीट भी किया था कि बाबर सत्तार साहब के ऊपर अगर कोई प्रेशर आया, अगर उनको जबरदस्ती कोई अपने मर्जी के जजमेंट लिखने के लिए जबरदस्ती की गई या जोर डाला गया तो वो इस्तीफा भी दे सकते हैं अपनी ये उनका उन कई सालों से जब हम उनके साथ काम करते रहे, देखते रहे, तो वो एक अपने इंडिपेंडेंट माइंड के जबरदस्त आदमी है वो जी। अब ये कि बाकी जो अटॉर्नी जनरल्स हैं और जो दूसरे तीसरे हैं वो अगर इंडिपेंडेंटली काम करेंगे तो वैसे ही इन केसेस में जितने सख्त वो राना सनाउल्लाह के जमाने में काम करते थे, ज्यादा से ज्यादा सख्त तरीन वो केस लाके अदालत में पेश करते थे, वो कोई कमजोरी तो नहीं छोड़ते थे। मगर फिर भी कुछ नहीं होता था क्योंकि इन केसों में जान वैसी नहीं है।
तो अब वो ये कि ज्यादा इजीली काम करेंगे, अगर कुछ नहीं होगा तो कह देंगे कि जी भाई ये हमारे पास है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक ठीक। अच्छा, जस्टिस सामर फारूक जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद के, उनके बारे में तो पीटीआई वालों ने तो एलानिया कहना शुरू कर दिया है कि ये पिंडी बॉयज़ के ज़ेर असर हैं और ये कोई काम इधर उधर नहीं करते, और जो जिस तरह उन्होंने सलूक रवा रखा है इमरान खान के ख़िलाफ़ और इमरान खान के केसेस के हवाले से, अब उन्हें जब कोर्ट के अंदर उन्हें कहा गया कि आप अपील जब दायर की गई कि इमरान खान के फ़ैसले पे, तो उन्होंने कहा जी कि मैं कल कल कल, अब वो जब वो कला कह रहे थे कल, तो वो कह रहे थे नहीं कल नहीं, कल परसों कर दूंगा, बस जल्दी कर दूंगा, जल्दी कर दूंगा। जल्दी जल्दी करते करते उन्होंने पहले 7 दिन लगाए, फिर ऊपर 7 दिन, और अब 22 तारीख रख दिया है। अब मैक्सिमम वो 14 दिन तक ही होल्ड कर सकते थे। 9 को अपील दायर की गई और 22 को 14 दिन पूरे हो रहे हैं, 22 से आगे तो वो ले जा ही नहीं सकते थे। अब एक ऐसा जज जो अदालत के अंदर बैठ के झूठ बोले कि मैं कल नहीं तो परसों, परसों नहीं, मैं बस जल्दी कर दूंगा, और टाइम उन्होंने पूरा 14 दिन का करके अब 22 अगस्त की डेट दी है। तो ऐसे जज साहबान के बारे में हम उनकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, लेकिन वो भरी अदालत में खुद झूठ बोल रहे हैं, इतने सीनियर वकला के सामने, और वहाँ प्रेस भी बैठी हुई है, लोग देख रहे हैं, सारे साइलिन भी हैं और दूसरे भी हैं। तो इन जज साहबान का इन्हें कुछ नज़र नहीं आता कि हमने आगे किस तरह जाना है, क्या करना है। कोई किसी को अपनी क्रेडिबिलिटी का भी नहीं ख्याल, अदलिया की जो हम कहते हैं इंटरनेशनली ग्राफ हमारा नीचे जा रहा है, किसी को किसी बात का कोई एहसास नहीं है। देखिए, ये नहीं कहना चाहिए कि वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो एक कह रहे हैं कि मैं कल कर दूंगा या परसों कर दूंगा, या दूसरे दिन वो नहीं करते तो फिर आके मजीद वो वक्त ले रहे हैं। ये बात ठीक है, नामुनासिब बात है। आपको जो करना चाहिए जल्दी कर देना चाहिए। आपके अदालत में जब कोई शख्स आता है तो वो कोई एग्रीव पर्सन होता है, जाके आपसे इंसाफ मांग रहा होता है, आप उसको डिले करते जाए, और यही बात है। मगर जब आप कह रहे हैं कि जी वो 14 दिन से ज्यादा कर नहीं सकते, तो वो उन्होंने तो अपना नमक पूरा हलाल कर दिया, जिनके सामने भी करना था उन्होंने जी। अब वो 14 दिन के बाद फिर वो आके अपना जो भी फैसला देना है और जो भी बात करनी है वो करेंगे जी, और उनको करना पड़ेगी। तो ये तो अब देखिए, हमारे जुडिशरी में माफ कीजिएगा बेशुमार ऐसे जज आए जो आपको केसेस में याद है, जस्टिस अब्दुल कयूम साहब है और दूसरे तीसरे बहुत सारे जी, और उन लोगों ने मतलब शर्म वरम की कोई यहाँ गुंजाइश नहीं है। मतलब है बस ठीक है, काम चलता है, या हर एक अपना काम चला के अपना टाइम निकाल के चला जाता है, फायदे भी उठा लेता है, बाकी लोग ज्यादा फायदे उठा लेते हैं। तो ये तो चलता रहता है। लेकिन ये कि जस्टिस फारूक चीफ जस्टिस साहब जो है, वो मेरा ख्याल है अपनी रेपुटेशन में कोई इजाफा नहीं कर रही। ये सब जो कुछ हो रहा है ये कर रहे हैं वो। अच्छा, ये साइफर का केस जो है, इस पे साइफर की कॉपी पे इतराज़ तो बड़े अरसे से हो रहा था कि जी साइफर की कॉपी घुमा दिया उन्होंने। अब जो ऑफिशियल कॉपीज़ होती हैं मेरे ख्याल में, और आप भी समझते हैं कि ऑफिशियल कॉपीज़ तो उसी फोल्डर में फ़ाइल में रहती हैं जिस पे डायरी नंबर लगा हुआ होता है। जो ओरिजिनल कॉपीज़ होती हैं उसकी अगर फ़ोटो कॉपीज़ करके स्पीकर असेंबली को भेजी गई थी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उस वक्त भेजी गई थी, और जहाँ जहाँ उन्होंने भेजनी थी वो भेजी थी, तो वो कॉपीज़ करके भेजी होंगी या उसके साथ अपना नोट लगा के तो साथ लगा के भेजी होंगी। अगर कॉपी में से कोई गायब हो गई है कॉपी, तो उसकी तो केस बनता है, या ओरिजिनल वहाँ से इनकी गायब होगी, या ओरिजिनल तो गायब नहीं हो सकती। कोई ब्यूरोक्रेट ओरिजिनल किसी बंदे को, चाहे वो मिनिस्टर हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, उसके हाथ में ओरिजिनल नहीं देता, वो दिखा देते हैं कि देख लें, और अगर कॉपी किसी को चाहिए हो तो उसकी फ़ोटो कॉपी कर लेते हैं। अब फ़ोटो कॉपी के गुम होने पर क्या केस हो सकता है? और ये इस पे FIA के राना अब्दुल जब्बार एक ऑफिसर हैं, उनको 8 बंदों की टीम दी हुई थी, और ये बड़े दिनों से तहकीकात कर रहे थे। अब वो जेल भी पहुंच गए हैं, और वहाँ डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल से इजाज़त लेके उन्होंने इमरान खान का बयान कलम बंद किया है, और कहते हैं कि FIA ने बाकायदा FIR इमरान खान के खिलाफ साइफर की गुमशुदगी की दर्ज कर दी है। तो ये कॉपी के दर्ज होने पर क्या इतना सीरियस केस हो सकता है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ कोई ज़्यादा सीरियस केस हो जाए? सर, उन्होंने इमरान खान को तंग करना है, उन्होंने उनको हरासा करना है, उन्होंने उनके ऊपर केस डाल के प्रेशर डालना है, ये तो बड़ा क्लियर है। ये तो साइफर का तो कोई केस ही नहीं है जी। जैसा कि आपने कहा कॉपी है, साइफर तो ओरिजिनल जो है वो फॉरेन ऑफिस में रखा है, और वो सीक्रेट है, वो किसी के हाथ पे, या अगर वो गुमा हो गया अंदर वहाँ फॉरेन ऑफिस से, तो वो तो फिर बिलावल साहब और उनके फॉरेन सेक्रेटरी और बाकी लोग जो है, और जो उनके जो हिफाजत करते हैं साइफर की,
उनके ऊपर केस होना चाहिए, वो गुम नहीं होगा। बिल्कुल सही। ये जो कॉपियां भी चल रही हैं, ये भी कोई ओरिजिनल की कॉपी नहीं है, ये उनको पैराफ्रेज करके कहा गया है कि जी इसमें हमारे ख्याल में ये लिखा गया है और ये लिखा गया है, हमारे ख्याल में ये है और हमारे ख्याल में ये, वो एक्चुअल उसकी वर्डिंग बहुत कम है उसमें जी। और उसकी कॉपियां तो हर जगह मौजूद है। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने स्पीकर को भेज दी थी जी, स्पीकर साहब ने चीफ जस्टिस को भेज दी थी। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद हामिद मीर और नजम सेठी और पता नहीं कौन कौन वो रिकॉर्ड पे है, अपने ट्वीट्स में वो कह चुके हैं कि जी इनकी कॉपियां हमारे पास भी है। अब तो इंटरसेप्ट वालों ने कह दिया हमें आर्मी के सोर्सेज से मिली है। अच्छा, उनको आर्मी वाले दे रहे हैं, आर्मी को भी मिली है। 2 दफा वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में डिस्कस हो चुका है ये। बिल्कुल। अब वहां पे कितने लोग होते हैं, बेशुमार लोग होते हैं, मगर वहां पे भी मैंने जो सुना था, पता नहीं उसकी सही क्या होगी, किसी को दी नहीं गई कॉपी, बल्कि उनको पढ़ के सुनाया गया कि जी ये लिखा है। बिल्कुल ऐसे। और ये अच्छा, तो ये एक बोगस और जाली केस है। इसमें ना 2 मिनट में ये किसी अदालत में जाएगा तो उठ जाएगा, लेकिन अभी क्योंकि प्रेशर उन्होंने डालना है, अभी उनको लग रहा है कि जी अगर ये तोशा खाना में इनकी बेल हो गई तो हमने किसी और केस में इनको जेल में ही रखना है, तो वो इसमें रख लेंगे, या ये खत्म हो गया तो फिर किसी और केस में रख लेंगे। बहुत ही इन्होंने ये स्ट्रेटेजी है ये उनकी, ये कोई लीगल केस तो इसमें नहीं है। और साइफर है कि एक नोट, दुनिया भर के एम्बेसीज अपने मुल्कों को और दूसरे मुल्कों को रोज नोट भेजते हैं, और जो रोज उसमें वार्निंग भी होती है और उसमें सारी सिचुएशन बताते हैं कि यहाँ ये हो रहा है। हमारे मौलाना फजलुर रहमान साहब जो अमेरिकन एम्बेसडर थी इस्लामाबाद में, उनको जाके मिलते थे जी, उनके साइफर अमेरिका वो भेजती थी, जो एन पेटरसन जो थी, बिल्कुल, उनकी भी सारी कॉपियां निकल आई है सारी। और वो कहते थे कि जी मुझे वजीर आजम बना लो, जो मैं आपको बड़ी खिदमत करूंगा। वो भी साइफर ही है सारे, वो सारे जो नोट जाते हैं एम्बेसी से यहाँ और वहां, वो सब साइफर होते। पर यानी ये कोई इश्यू नहीं, ये कोई केस नहीं, ये प्रेशर टैक्टिक। अच्छा शाहीन साहब, भाई साहब, जिस तरह इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना में जान नहीं नज़र आ रही, तो ये आ गया साइफर वाला आ गया, साइफर से हटेंगे अलकादर वाला आ जाएगा, ये सारे केसेस जो इधर उधर के बना रहे हैं, इससे एक बात तो वाजे हो गई कि मेन जो पीटीआई पे क्रैकडाउन हुआ था वो 9 मई का हुआ था। अगर 9 मई में कहीं किसी जगह भी कोई कनेक्शन इमरान खान का बनता तो ये शायद बाकी केसेस उन्हें बनाने की ज़रूरत ना पड़ती। तो क्या ये साबित हो गया कि 9 मई में इमरान खान की डायरेक्ट कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं थी, कोई कनेक्शन नहीं बनता, इमरान खान की कोई हदायत नहीं थी, इमरान खान 9 मई में मुलव्वस नहीं है, इसलिए ये इधर उधर के केसेस बनाए जा रहे हैं? देखिए, अभी तो 9 मई के बारे में आप ये देख लें कि जिन जिन को पकड़ा है उन्होंने जी, और जिसको वो पकड़ के ले गए, अब बहुत से लोगों को तो आर्मी एक्ट के तहत आर्मी अदालतों में ले गए जी, वहां भी अभी कोई एविडेंस, या वहां पे अभी कोई हमें नहीं पता कि क्या एविडेंस दी गई है। और जो खास लोग हैं जिनके बारे में ख्याल है कि वो उनके फोटोग्राफ्स है और सीसीटीवी फुटेज है और वीडियोज है, ये वो, उनके बारे में अभी कुछ नहीं पता कि क्या एविडेंस दी गई है और उनके साथ क्या हुआ जी। तो ये तो पूरा का पूरा एक केस जो है ये अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। इस पे कोई अभी इमरान खान को तो टच भी नहीं कर सकता। और जो डायरेक्ट इन्वॉल्व है लोग, जो तस्वीरों में, पहले तो उनके साथ देखते हैं ना कि क्या करते हैं ये। और ये इन्होंने जो एक कहानी कर दी है कि जी आप पीछे से बैठ के मास्टरमाइंड है और फलाना है दिमाकर, ये सब कहानियां है पॉलिटिकल, ये बातें, ये इसको अदालत में साबित करना बेहद मुश्किल है। और पहले तो अभी झगड़ा उसी पे हो रहा है कि जी जो जिन लोगों को ले गए, क्या वो आर्मी अदालतों में ट्राई भी हो सकते, नहीं हो सकते, क्या उनको सिविल अदालतें ट्राई करेंगी या आर्मी करेंगे, अभी ये बहुत लंबे लंबे चक्कर हैं। तो ये इनके पास, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कोई ऐसा सॉलिड केस इमरान खान के खिलाफ नहीं है जिसमें वो, जिसे कहते हैं ना, ओपन एंड शट केस हो, ऐसा नहीं है। तो ये अपने आप को, क्या मुझे कहना चाहिए, एम्बेरस कर रहे हैं, पाकिस्तान को एम्बेरस कर रहे हैं, पाकिस्तान की जुडिशरी को एम्बेरस कर रहे हैं, यहाँ के जस्टिस सिस्टम को एम्बेरस कर रहे हैं, दुनिया भर में ये सारे बेकार के केस बना के। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट में चली गई है हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उन्होंने वहाँ पिटीशन दायर कर दिया है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो फैसला था मरदमशुमारी के हवाले से, उसको नल एंड वाइड करा दिया जाए और इलेक्शन वक्त पे कराए जाएँ। आप क्या समझते हैं कि जस्टिस बंदयाल साहब पे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन पर बड़ी तनकीद हुई है इससे पहले कि वो 14 मई को इलेक्शन नहीं करा सके, कहते रहे हैं, नारे लगाते रहे हैं, ना उन्होंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को कंटेम्प्ट में बुलाया, ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई एक्शन लिया, ना
किसी और ज़िम्मेदार आदमी के खिलाफ, वज़ीर दिफा या वज़ीर दाखिला के खिलाफ किया। अब शायद उन्हें दोबारा एक मौका मिला है कि अगर वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के मरदमशुमारी के हवाले से फैसले को साइड पे रखते हैं और पाबंद करते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं क्योंकि असम्बलियाँ टूट गई हैं, तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जाते जाते कोई अपनी लेगेसी छोड़ के जाना चाहेंगे, या आपको लगता है कि ये भी एक जस्ट और मामला और लंबा करने के एक सिलसिला है? देखिए, चैलेंज तो होना था काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो फैसला है, क्योंकि वो काउंसिल थी नहीं जी, उसमें इनवाइट करके बाहर से लोगों को बिठाया हुआ था। मौलाना फजल रहमान के बेटे भी वहां बैठे हुए थे, मुझे उनकी पगड़ी नजर आई थी जी 12, और उसमें 8-9 लोग होने चाहिए, उसमें पता नहीं 20-25 लोग बैठे हुए थे जी। तो वो तो कोई काउंसिल नहीं थी, वो तो अपनी मर्जी का एक मीटिंग थी जिसमें उन्होंने कहा जी काउंसिल है ये, उसमें लोगों ने बैठ के, कोई एक किसी ने चू चा नहीं कि 1-2 वजीर आला जो थे वो अनइलेक्टेड लोग हैं, पता नहीं कहां से आए, बैठे हुए हैं वजीर आला बन के और वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सूबों को जी, और बाकी सब जो है उन्होंने सब तय कर दिया। इस तरह नहीं होता, ये स्ट्राइक डाउन होना ही होना है जी, इसलिए कि ये काउंसिल है ही नहीं, और नंबर 1, और ये इन्होंने जो कुछ किया है ये अभी अगर नहीं होगा तो बाद में जब इलेक्टेड लोग आएंगे तो आके फिर इसको दोबारा प्रॉपर मीटिंग करके दोबारा अंडू करेंगे जो भी ये करके गए। मगर ये कि आपने जो कहा बंदयाल साहब की बात बिल्कुल ठीक है, उनको एक मौका मिला है कि वो अपना कुछ जो भी उनका इमेज और रेपुटेशन डैमेज हुई है उसको बहाल करें जी, और इस केस में भी कर सकते हैं, और अभी एक नैब का केस चल रहा है उसका भी फैसला आना है, उसमें भी कर सकते हैं, और मेरा ख्याल है उसमें भी उनको करना चाहिए। नैब के जो लॉज इन्होंने बनाए थे उन सबको स्ट्राइक ऑफ करना चाहिए, खत्म करना चाहिए, तो उनकी बहुत हद तक बहाल हो जाएगी। ये कि वो जी जाएंगे तो मेरा ख्याल है वो कुछ ना कुछ अपने लिए बेहतरी करके जाएंगे। बिल्कुल ठीक। सदर अलवी साहब का रोल आप इस वक्त क्या समझते हैं कि सदर अलवी साहब अगर अगर पहले खामोश हो गए थे, अब उस तरह बिल उन्होंने वापस करने शुरू किए हैं, अगर आखिरी दिनों में जो इन्होंने अफरा तफरी में जल्दी में सिर्फ 8 या 10 MNA असम्बली में बैठे हुए हैं और उन्होंने धड़ाधड़ बिल पास किए हैं, ऑलमोस्ट मोर देन 50 बिल पास कर दिए हैं, अलवी साहब उन्हें वापस भेजना शुरू कर दें तो वापस ना प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर का मौजूद नहीं है बंदा, अनवार उल हक काकड़ को क्या मजबूरी पड़ी है कि वो शहबाज शरीफ साहब के छेड़ी हुई चीज़ों को उन पर दोबारा वापस भेजता रहे, और अगर उसे दोबारा राय चाहिए होगी तो पार्लियामेंट मौजूद नहीं है, तो क्या सदर अलवी साहब खामोशी से जो इतना अरसा बैठे रहे, क्या अब उनके पास मौका आया कि वो वापस बाउंस बैक करें और PTI के एक सदर के तौर पर इमरान खान और PTI के लिए कोई बेहतर खबरें ईवान सदर से निकलें? वो रेजिस्ट कर सकते हैं अब उन बिल्स के खिलाफ जो अफरा तफरी में बिल पास हुए? देखिए, सदर का ओहदा जो है वो बहुत ही सुप्रीम ओहदा है, मौजूद ओहदा है, और उसकी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, और ड्यूटीज है उनकी जी। उनको पार्टी लाइन पे नहीं सोचना चाहिए, पार्टी लाइन से ऊपर जाके सोचना चाहिए कि जी ये जो कुछ हो रहा है क्या ये मुल्क के इंटरेस्ट में है या नहीं है, या ये कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरेस्ट में है या नहीं है, और उनको वही करना चाहिए जो वो समझते हैं कि जी ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और मुल्क के इंटरेस्ट के खिलाफ है जी। आप तो उन्होंने जो 14 अगस्त को तकरीर की थी, मुझे लगता है कि वो उनकी मेरा ख्याल पूरे टेन्योर की बेहतरीन तकरीर थी, ठीक, और उसमें उन्होंने जिस तरीके से ये कोशिश की कि ये जो झगड़ा है, ये जो कन्फ्रंटेशन है, इसको खत्म किया जाए, इन सब लोगों से कहा कि जी आप मिल के पाकिस्तान के लिए बैठ के सोचें और ये मिल के काम करें, ये मतलब है उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को एलिवेट करके एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वो तकरीर की थी। और ये जो बिल है ये सारे के सारे इनको भी इसी तरीके से उनको सोचना चाहिए। अगर ये किसी गवर्नमेंट ने, किसी लीडर ने, किसी पार्टी ने जल्दी में बना के अपने लिए पेश कर दिए तो उनको वापस भेज देना चाहिए, बिल्कुल सही है। उसके बाद जो होता है हो, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अगर पूरी कर दी तो फिर आगे वाले भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। तो इसका मतलब वो मेरा ख्याल है अब सदर साहब इस मोड में आ गए, कुछ दिन ही रह गए, उनकी टेन्योर भी पूरा होने में थोड़े दिन रह गए, तो वो भी मेरा ख्याल है अब सही काम करेंगे, और जो बिल गलत है उसको तो बिल्कुल वापस भेजना चाहिए। सही कह रहे हैं। अच्छा शाहीन साहब, भाई साहब, जो मरियम नवाज साहिबा, क्योंकि उनकी बड़ी मानता है पाकिस्तान में और मुस्लिम लीग को भी लीड करती हैं, PDM पे भी उनका ही जादू चलता था, वो बड़े अरसे से कहती थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए,
लेवल प्लेइंग फील्ड में उनकी ख्वाहिश तो ये थी कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब को सज़ा दी गई थी, इसी तरह इमरान खान को भी सज़ा दी जाए। अगर मियां नवाज शरीफ साहब वापसी पे आके बिहाइंड द बार होंगे तो इमरान खान को भी बिहाइंड द बार रख के सज़ा याफ्ता करके फिर आप इलेक्शन ओपन करें और फिर हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। वो उस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड अब दूसरी तरफ पकड़ दकड़ शुरू होने लगी है कि अब तक FIA ने 4 केसेस पे, जो हमारे आर्मी चीफ नो मर्सी कहते थे, शायद उसके तहत 4 केसेस पे कार्रवाई शुरू हो गई है। एक तो पीपल्स पार्टी के घेरा तंग करने के लिए, सैलाब मुतसरीन के लिए जो सांगड़ और दादू में इमदाद तकसीम की गई थी, 31,000 टेंट और राशन, उसमें कोई करोड़ों अरबों का घपला हुआ था, उसके खिलाफ तहकीकात FIA ने शुरू कर दी हैं। फिर मोटरवे की ज़मीन की ख़रीदारी पे 32 अरब रुपए की करप्शन थी, वो मौलाना फजल रहमान साहब के साहबजादे मौलाना असद महमूद, वहाँ उनके खिलाफ घेरा तंग होने शुरू होने वाला है। मुफ्त आटा स्कीम जो शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस की थी, उस पर शायद हकान अब्बासी साहब 20 अरब रुपए के घपले का इल्ज़ाम लगा चुके हैं, उस पर FIA मुतहरक हो गई है। फिर इंटर बैंक रेट पे के जायद पे LCs खोली थी 8 बैंकों ने और उसमें 65 बिलियन रुपीस का घपला हुआ था, उसके खिलाफ केसेस FIA ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। तो क्या ये वो लेवल प्लेइंग फील्ड अब शुरू होने वाली है कि अगर PTI के लोगों के खिलाफ पकड़ दकड़ है तो अब PDM वाले भी सीधे हो जाएं? देखिए, मैं तो कई दिन से ये कह रहा हूँ और कई दफा मैं इस पर लिख भी चुका हूँ कि ये जो सियासी लोग हैं, इन्होंने अपने हाथ और पैर काट के पेश कर दिए हैं एस्टेब्लिशमेंट को, ये आप जो कुछ करना है माई बाप करे, चाहे हमारी भी टांगे और हाथ आप काट दें, क्योंकि आप ये कुछ नहीं कर सकते जी। इनको चाहिए था कि ये सब मिलके एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाते कि हमने एस्टेब्लिशमेंट की जो ये बढ़ते हुए पाव है और बढ़ते हुए ग्रिप है, इसको कैसे रोकना है जी। और वो उन्होंने उल्टा काम किया कि वो सारे उनके हाथ में दे दिया और अब उनको तो खुद जाना ही था, वो अब चले गए। और ये तो हमारे जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब वो तो कई दफा कह चुके हैं कि जी अब मैं इन सबके साथ देखूंगा, एक एक के साथ तो मैं देखूंगा कि ये चोर डाकू जो है वो तो बाकायदा नाम लेके गालियां देते हैं। अच्छा, या तो ये अब वो वक्त आना शुरू हो गया और जब जिस तेजी के साथ ये केसेस बने हैं और आए हैं पब्लिक के सामने, इससे आप अंदाजा लगा लें कि बहुत पहले से ये तैयारी हो रही थी और मामला सारे तैयार थे। जैसे ये लोग अपने अपने घर पहुंचे हैं तो वहां पीछे से ये ऑर्डर आना शुरू हो गया और ये इन सब पे एक एक डंडा भी सर पे रख दिया गया कि जी अब आगे अगर आपने हमारे खिलाफ गड़बड़ की तो ये सब आपके लिए मसाला तैयार है। और अब मेरा ख्याल है ये एक तो पहले तो काम ये करेंगे कि जी इनको ब्लैकमेल करेंगे इन केसेस के थ्रू। ठीक है कि जी आप सीधे रहे, आप पॉलिटिकली शोर न मचाए, इलेक्शन अगर आगे बढ़ते हैं तो इनको बढ़ने दें, क्योंकि सबने शोर मचाना शुरू कर दिया। रजा रब्बानी ने और इन्होंने हर एक ने कहना शुरू किया कि फॉरेन इलेक्शन कराएं, जल्दी कराएं, ये कराएं वो कराएं, लेकिन अब इनके कहने से कुछ नहीं, तो आपने सारा कुछ तो प्लेट में रख के उनको दे दिया, अब क्या शोर मचाएंगे आप। और फिर भी अगर इन्होंने शोर मचाया, सबने मिलना शुरू किया, सब इकट्ठे होकर कुछ गड़बड़ शुरू की, तो ये केसेस वेसेस वो उन्होंने पहले से बना के रखे हुए। तो इमरान खान साहब का तो उन्होंने जो कुछ करना था वो कर रहे हैं और अब वो भुगत रहे। थोड़े दिन में हमें आ जाएगा नजर के लिए वो कहाँ पहुंचे जी। लेकिन इन लोगों के लिए भी पूरी की पूरी जो है ना वो देख तैयार है और ये बचने वाले नहीं है। और ये इसकी सारी जिम्मेदारी ये पॉलिटिकल लीडरशिप पे होगी, ये PDM पे होगी। इनको ये पहले समझ लेना चाहिए। अब ये माफी नहीं मांग सकते कि हमसे गलती हो गई, ये इन्होंने खुद किया है और अब ये खुद ही भुगतेंगे। अच्छा, इससे जो PTI वाले लोगों को थोड़ा सा रिलीफ फील हो रहा है कि शायद सिर्फ सख्ती हमारे खिलाफ ही नहीं है, दूसरों के खिलाफ भी है, तो अगर वो वाकई PDM के खिलाफ भी इसी तरह की तहकीकात शुरू कर दें हमारे पिंडी बॉयज़, तो क्या वो लोगों को जख्म थोड़े से मुंदमिल हो जाएंगे PTI वालों के, उन्हें थोड़ा सा रिलीफ फील होता हुआ महसूस होगा? और क्या वो जो फरवरी 2019 या बहुत अरसा पहले कह चुके थे कि हम न्यूट्रल हो चुके हैं, क्या वो न्यूट्रल हो जाने का तासर भी थोड़ा सा बहाल हो जाएगा कि हाँ वाकई वो तो न्यूट्रल हो चुके हैं, उन्होंने तो सबकी पकड़ दकड़ शुरू कर दी है, तो वो शायद अपना इमेज भी ठीक करने के लिए शायद ऐसी कोई करें, मूव करें? तो कोशिश तो वो यही करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि अगर आपने एक पार्टी को 200 केसेस बना दिए जी, उसमें से 199 क्या मेरा ख्याल है 200 के 200 ही बोगस केसेस है, इनमें से आप किसी में भी वो आप उनको जेन्युइनली कन्विक्ट नहीं कर सकते जी। अगर आपने तोशाखाना की तरह उनको सजाएं दिलानी है तो वो तो फिर 200 में केसेस में हो जाएंगी सारी। लेकिन अगर एक तरफ ये आपका एटीट्यूड है, दूसरी तरफ आप ये इनके खिलाफ अब केसेस ला के और खड़े कर रहे हैं और फिर
उनको सिर्फ आप डराते रहेंगे, डंडा एक लेके कि जी बंदे ने पुत्र बने रहो, नहीं तो हम आपको ये कर देंगे। ये इन केसेस में मुझे ये लगता है कि ये बिल्कुल ब्लैकमेल करने के लिए बनाए गए, होगा कुछ नहीं। और ये लोग अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो फिर होगा, यानी ये। और बाकी जहां तक इमेज की बात है, इमेज अगर है तो भाई सही केसेस बनाओ, सही लोगों को पकड़ो, सही लोगों को अदालत में ले जाओ, अदालत को छोड़ो कि वो फैसला करे। आप एक को जबरदस्ती घसीट के और रगड़ दो, कहो कि जी मैं दूसरे को भी इसी तरह रगड़ूंगा, तो ये मैं बिल्कुल न्यूट्रल हो गया हूँ, ये तो बेकार की बात है। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ये क्रिकेट की तारीख में आप देखें, हमारे ज़का अशरफ साहब नए अभी चेयरमैन पीसीबी बने हैं, उन्होंने ये क्या हरकत फरमाई है, और ये क्या ज़का अशरफ साहब का ज़ाती फ़ैसला हो सकता है या उनके पीछे भी कोई खलाई या खुदाई मखलूक है कि पाकिस्तान की नहीं, क्रिकेट की 143 साल तारीख में वो ऐसा एक कैप्टन था कि जिसने 93 रन्स पे जब उसने फील किया कि मेरे कौम को, मेरे मुल्क को, मेरी टीम को ज़रूरत है कि इनिंग्स डिक्लेयर कर दी जाए, वो खुद 93 नॉट आउट पे खड़ा था, उसने इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। एक लम्हे के लिए भी उसने अपनी ज़ात का नहीं सोचा। एक ऐसा हिस्ट्री का कि ऐसा कोई आपको और एग्जाम्पल मिलती नहीं कि किसी कैप्टन ने 90s में जाके अपनी इनिंग्स डिक्लेयर कर दी हो, अपनी टीम की खातर, मुल्क की खातर, कौम की खातर। ऐसे बंदे को आप हिस्ट्री से कैसे रिमूव कर सकते हैं जो ज़का अशरफ साहब ने की, और उसके बाद जो उसका इन पे वापस लोगों ने जो इन पे साथ लान तान की, आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, कुछ लोग होते हैं जो जिसे कहते हैं ना, पुरानी मसल है कि शाह से ज्यादा शाह के वफादार होते हैं। वो अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं कि जी मैं आपसे भी ज्यादा 2 हाथ आगे जाके मैं ऐसा गलत काम कर सकता हूँ, चाहे मेरी लोग गालियां दे दे के मुझे वो जलील करते हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उस तरह का काम इन्होंने किया है। क्रिकेट के मामले में दुनिया भर को पता है, दुनिया भर उसको वॉच करती है, उनके पास रिकॉर्ड है। हमारे पास इतने रिकॉर्ड नहीं होंगे या उनका डेटा नहीं होगा जितना दुनिया भर के पास। बिल्कुल। और इमरान खान का रोल सारी दुनिया मानती है, उनका रोल क्रिकेट खेलने में, उनका रोल क्रिकेट को क्लीन अप करने में, एम्पायर्स को न्यूट्रल एम्पायर्स के लाने में, बाकी सारे रोलों। इमरान खान इज ए वेरी टॉल फिगर इन क्रिकेट वर्ल्ड। बिल्कुल। आप उसको एक इस तरह की बेवकूफी करके और एक उस वीडियो में से निकाल दें तो क्या आप समझते हैं कि जी इमरान खान का रोल खत्म हो गया? ये क्या बेवकूफी की बात है, बच्चों वाली बात भी नहीं है ये तो मेरे ख्याल में पागलों वाली बात। और ये अपने लोगों को खुश करने के लिए करे जा रहे हैं। इमरान खान के जितने बतौर क्रिकेटर जो अचीवमेंट्स थी वो शायद लोग भूलते जा रहे थे। इनकी इस एक हरकत की वजह से वो सारे रिकॉर्ड, सारी उनकी अचीवमेंट्स दोबारा सामने आ गई हैं, और वो लोग जिन्होंने इमरान को खेलते हुए नहीं देखा उनके सामने भी रख दिए। पाकिस्तान में तो इतनी बात नहीं हो रही, सारी दुनिया में हो रही है बात। ये क्या बकवास है? जी बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जी मियां नवाज शरीफ साहब वापस तब आएंगे जब रिस्क फैक्टर 0 पे चला जाएगा। तो अब अगर ये इस तरह के उनके गवाह हैं मियां नवाज शरीफ साहब के, ख्वाजा साहब की तरह के, तो वो क्या पोर्ट्रे करना चाहते हैं? और क्या ये कौम को ये बात सामने नहीं आ रही कि एक तरफ इमरान खान है, एक पार्टी का लीडर जो हर किस्म की सख्ती बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन वो ना मुल्क से बाहर जाना चाहता है, ना वो कोई डील करना चाहता है, और उसके साथ C क्लास उसे दी गई है, वो कहता है D है तो D भी मुझे दे दो। दूसरी तरफ वो लीडर है जो कहते, जिसके गवाहान कहते हैं, ख्वाजा साहब के गवाहान, कि जी वो 0 पे जब आएगा रिस्क फैक्टर तो फिर वो पाकिस्तान वापस आएंगे। तो क्या कोई कंपैरिजन बनता है मियां नवाज शरीफ वर्सेस इमरान खान? कि वो आप बार बार कह रहे हैं गवाह ख्वाजा एक मसल है बड़ी मशहूर, पता नहीं किसका गवाह कौन, वो मैं अब सुनाना नहीं चाहता आपको, लेकिन खैर ये लोग खुशामद में इतने आगे निकल जाते हैं कि इनको पता नहीं, इनको याद नहीं रहता कि क्या कह रहे हैं। अब भाई इमरान खान के साथ जो आप ट्रीट कर रहे हैं ये लेवल प्लेइंग फील्ड कर रहे हैं आप जी। और नवाज शरीफ साहब क्या समझते हैं कि क्या वो कोई बड़ा तीर मार के मंडेला बन के वहां गए थे और जाके वहां उन्होंने बड़ा कोई आजादी के लिए और जमहूरियत के लिए मुहिम चला के 4 साल से वहां बैठे हुए हैं, आप वो बड़ा ताज पहन के और वो करके आएंगे वापस जी। उनके दिमाग में पता नहीं क्या है कि मैं तो बस मैं ही मैं हूँ और उसके आगे कोई नहीं है, और मुझे आप जैसे आप क्या कह रहे थे कि उनको ताज पहना के जहाज में बिठा के प्राइम मिनिस्टर के लाया जाए तब वो आएंगे, तब भी नहीं आएंगे मुझे ना। वो उनके जो 0 है वो पता नहीं क्या प्लेटलेट है क्या है, वो बिल्कुल गिर जाएंगे, वो फिर भी नहीं आएंगे। वो अपनी बेटी को और उनको दूसरे लोगों को वो बनवाना चाहते हैं। बाकी उन्होंने तो साबित कर दिया कि उनसे बुज़दिल और डरपोक लीडर को लीडर ही नहीं कहना चाहिए इस तरह के लोगों को। वो लीडरशिप उन्होंने दिखाई कहाँ है?
है किधर वो? और तो ये ख्वाजा का गवाह जो भी है वो आप उनको समझ लें कि ये किस किस्म के लोग हैं, किस कैटेगरी के लोग हैं ये। ख्वाजा साहब पिछले कुछ अरसे से जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, ऊपर तले उन्होंने ऐसे बयानात दिए हैं कि उनके हर बयान से मियां नवाज शरीफ को नुकसान हुआ है। तो लोग तो ये भी सोच रहे हैं कि शायद ये ख्वाजा साहब मियां शहबाज शरीफ साहब के ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं, और जब भी बोलते हैं मियां नवाज शरीफ को नुकसान पहुंचाने के लिए बोलते हैं, तो शायद ये काम ही मियां शहबाज शरीफ जो 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट के आंख का तारा अपने आप को कहते हैं, शायद ये काम ही मियां शहबाज शरीफ साहब के लिए कर रहे हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब के रास्ते मजीद मसदूद करते जा रहे हैं। सर मियां शहबाज शरीफ साहब तो ये जो 15-16 महीने का जो था ये उनका दौर, वो तो अपने हाथ पांव और अपना पॉलिटिकल कैरियर वैरियर सब बेड़ा गर्क करके वो तो चले गए, और वो तो कहते भी गए कि जी हाँ मेरी वजह से बहुत नुकसान हुआ है और सब पार्टी को भी हुआ है, वो कह गए सारा। अब उनका कोई दोबारा उनके ख्याल में तो कोई चांस नहीं है। अब ये लोग अगर मियां साहब वो नवाज शरीफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो फिर अब इनका फिर आगे पीछे हो ही कोई नहीं, ये फिर क्या करेंगे? इनका लीडर कौन बचेगा? तो ये मेरे ख्याल है इस पार्टी का ऐसा शिराजा बिखर रहा है कि वो एक मरियम साहिबा आई थी, बड़ा जोश शोर लेके, जुलूस जलसे हंगामे, जवान आ रहे हैं, नाच गाने हो रहे हैं, वो सब ऐसी गायब होके बैठी है कि कुछ पता नहीं कहाँ है। और ये बाकी सब जो है वो खाकान अब्बासी साहब उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, वो मुस्तकिल करे जा रहे हैं कि जी वो अपने आप को कुछ ऑल्टरनेट पेश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बना नहीं, या शायद बन जाए जी। तो इनकी पार्टी में तो अभी बहुत लड़ाइयां हैं, और ये इलेक्शन अगर जल्दी अनाउंस हो गया तो बहुत जल्दी ये लड़ाइयां सामने आ जाएंगी, और बहुत ज्यादा लड़ाइयां बढ़ेंगी। अच्छा, इस तनाजर में अगर देखा जाए तो जिस तरह पीपल्स पार्टी वाले आसिफ जरदारी साहब खामोश हैं, मरियम नवाज जो सांस नहीं लेती थी, सुबह दोपहर शाम बोले जाती थी, अब वो मुसलसल खामोश हैं। मियां नवाज शरीफ साहब रिस्क फैक्टर को ज़ीरो के इंतज़ार में वहाँ बैठे रहेंगे। शहबाज शरीफ साहब अब अपना बीमारी का बहाना तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि अभी कुछ अर्सा पहले वो टेबल टेनिस भी खेलते रहे, स्क्वाश भी खेलते रहे, हर गेम उन्होंने खेल के उछल कूद करके दिखाया। अब उनकी कमर को दर्द भी नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा मेरी मिसेज की तबीयत ख़राब है, मैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए अब लंदन जा रहा हूँ। अगर ये सारे मैदान से हट गए इधर उधर, और इमरान खान अकेले सियासी मैदान में रह गए, और इमरान खान के पीछे इसी तरह जो 80-85% पब्लिक पीछे खड़ी रही, तो क्या इस तनाजर में अल्टीमेटली हमारी एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान से मुज़ाकरात करने नहीं पड़ेंगे? फिर मुज़ाकरात तो इमरान खान से ही करेंगे, तब ये मामला आगे बढ़ेगा। इन लोगों के साथ तो 15-20 महीने से बैठे ही हुए थे, हर सुबह शाम रात बैठ के मुज़ाकरात कर करके, और उनको आगे धक्के दे के यहाँ तक तो पहुंच गए सब, एक दूसरे को धक्के दे के जी। तो मुज़ाकरात तो करने ही इमरान खान से है, अगर वो नहीं करेंगे तो एक मामला आगे चलेगा नहीं। मगर इस सूरत में एक और सिचुएशन भी जरा ध्यान में रखे सर जी, कि अगर ये लोग बाहर हो गए और ये लड़ते रहे आपस में, और इमरान खान फील्ड में रह गए जी, तो फिर ये इलेक्शन भी नहीं कराएंगे, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ तो इलेक्शन कराएंगे तो और कोई है ही नहीं मैदान में, तो ये फिर जितने इलेक्शन को डिले कर सकते हैं, जिस तरीके से कर सकते हैं वो कोशिश करेंगे। और उसमें इमरान खान को और लोगों को, आवाम को, और बाकी सारी जो सोसाइटी है, वकील हैं, जर्नलिस्ट हैं, आपकी बाकी जो पूरी पॉलिटिकल सोसाइटी है, पॉलिटिकल पार्टीज भी उसमें आ सकती है, कई लोग अच्छे इन पार्टीज में भी, वो उन सबको मिलकर एक प्रेशर बिल्ड करना पड़ेगा कि जी नहीं आप आए मैदान में और जमहूरियत को बहाल करें, इलेक्शन कराएं जी, वरना ये लोग तो नहीं कराएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जी हमारे हाथ से फिर सारा कुछ निकल जाए। अच्छा, दूसरी तरफ जो किंग्स पार्टी खड़ी की जा रही है, तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उसके जो प्रेसिडेंट हैं अलीम खान साहब, अगले रोज़ उन्होंने बयान दिया है कि मियां शहबाज शरीफ साहब की 16 महीने की हुकूमत थी और इनकी कैबिनेट थी, उनके खिलाफ तहकीकात की जाए कि इन्होंने क्या किया 16 महीने में। उन्हें ये बयान देते हुए उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि उसी कैबिनेट में उनके नौमान नंगलियाल और ओन चौधरी 2 मुआवने खसूसी मौजूद थे शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट में, और ओन चौधरी जो मियां इमरान खान के तौलिया बरदार थे, आजकल वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं, और मुआवने खसूसी शहबाज शरीफ साहब के थे। तो ये किंग्स पार्टी को तो इतना भी नहीं पता कि हम कौन सी स्टेटमेंट, कौन सी तीर चला रहे हैं, जो तीर वापस हमारे ही अपने सीने पे आके लगेगा। ये क्या किंग्स पार्टी वाकई उस तरह की बन सकेगी जिस तरह की पहले हमारे फौजी डिक्टेटर बनाते रहे हैं? सर, किंग्स पार्टीज जो है वो आप देख लेंगे पहले उनका क्या असर हुआ। ये तो किंग्स पार्टीज बनी भी नहीं, इनमें तो कोई जान ही नहीं है कि
पार्टी बन के खड़ी भी हो जाए और कोई उनकी शक्ल देखने को मिल सके कि इनमें कोई जान भी है, कोई एक दो सीटें अगर किसी के पास अगर अपने इलाके की हैं, उसकी बेसिस पे वो ये जो बाकी किंग्स पार्टी है जिसपे तरीन साहब की और अलीम खान साहब की, इसमें तो मेरा ख्याल है कोई जीतने वाला बंदा भी कोई नहीं है जी। जबरदस्ती करके तोड़ मोड़ के घुसेड़ दें लोगों को, इलेक्टेबल एक दो को इधर ले आए, 2-4 सीटें उनको जितवा दें जी, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये किंग्स पार्टी नहीं है, ये तो बिल्कुल पहले से शुरू से नॉन स्टार्टर है। ठीक, तो अब ये भी कोशिश करने जो कि ये पहले लिखा हुआ है ना इनकी किताबों में, ये जो हमारे फौजी भाई हैं इनकी किताबों में जो जो पहले हो चुका है वो सारी चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं जी। और जब उस तरह की सिचुएशन आती है तो फिर वो बुक लाते हैं जी, पढ़ो इसमें क्या लिखा है और जो उन्होंने किया था वही करो, तो वो वही कर रहे हैं जो करने, अकल कोई नहीं इस्तेमाल करता कि नई सिचुएशन क्या है जी। अच्छा, एक और बड़ा अफसोसनाक वाकया जड़ांवाला का हुआ है, आपकी नजर से गुजरी होंगी खबरें। वहाँ एक तासर ये मिल रहा है कि शायद वहाँ जो शौकत मसीह जो असिस्टेंट कमिश्नर थे, वो शायद वहाँ के लोकल जो हर इलाके में कुछ होते हैं ना अपने चौधरी इलाके के, उनके साथ वो शायद उनकी बात नहीं मान रहे थे या उनसे वो तंग थे, उनके स्ट्रिक्ट एक ऑनेस्ट ऑफिसर होने की वजह से, तो उनके खिलाफ और पूरी मसीही बिरादरी के खिलाफ वहाँ ये एक झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। और फिर आनन फनन अगर किसी ने तौहीन मज़हब की भी थी अगर, तो उसका एक तरीक़ाकार होता है कि आप कंप्लेंट करें बाकायदा, और जिस 1, 2 या 3 बंदों ने किया उनको खिलाफ उनको सज़ा दिलवाएं। ये क्या हुआ कि आपने पूरी मसीह बिरादरी की और उनकी ईसा नगर जो पूरी उनकी एक कम्युनिटी थी, आबादी थी, उसको जला दिया, 4 आपने वो जला दिए, चर्च जला दिए, और पूरे शहर में इतना बड़ा हंगामा कि इंटरनेशनली हमारी इतनी बदनामी हुई मुल्क की। तो आप इसको किस तरह देखते हैं? और अगर हमारी वहाँ इंतज़ामिया अगर कोई मौजूद थी, शौकत मसीह साहब को तो असिस्टेंट कमिश्नर उन्हें तो हटा दिया गया, तांदलियावाला के जो असिस्टेंट कमिश्नर थे उन्हें एडिशनल चार्ज दे दिया गया, लेकिन क्या बाकी हमारी ये पंजाब की पुलिस और पंजाब की इंतज़ामिया और पंजाब की ये जो हमारी जो स्पेशल ब्रांच और CIA 9 मई का तो कहते हैं हमें बहुत पहले पता चल गया था कि ये प्लानिंग हो रही है और हमारी इस पर नज़र थी और हमारे पास सबूत हैं, उनकी प्लानिंग तक ये पहुँच जाते हैं। लेकिन इस तरह की जो प्लानिंग जिससे इंटरनेशनली हमारी बदनामी होती है हमारी, उस पर हमारी पंजाब पुलिस और हमारी पंजाब की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ और हमारी कौमी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ सारी सोई रहती हैं। जी, ये बहुत बड़ा एक फेलियर है और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी है और मेरा ख्याल है इंटेलिजेंस का फेलियर भी है और सोच का फेलियर भी है कि ये एक ऐसा इश्यू है जिसपे कि आपको पाकिस्तान में अगर लोग ज्यादा शोर ना भी मचाए, दुनिया भर में आपकी ऐसी तैसी हो जाती है और हो गई जी। और इस इश्यू पे अगर आपने ये किसी पागल ने या 1-2 लोगों ने मिलकर ये किया भी था, ऐसे हर सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं, उनको आप कंट्रोल कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, फिर उनको ट्राई करते हैं, तरीके से उनको हैंडल करते हैं। यहाँ पे अगर आपने इजाजत दे दी कि जाए जलाए और तोड़े और मोड़े और सब कुछ, पूरी मसीही आबादी को आपने टारगेट कर दिया, तो ये पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, गवर्नमेंट का फेलियर है, पुलिस का भी फेलियर है और इसको जल्दी से जल्दी रिड्रेस करने की जरूरत है, वरना ये पाकिस्तान के लिए एक ह्यूमन राइट्स का और उसके इमेज पे बहुत बड़ा यानी आपको झटका लगेगा। आपका केस खुद कश्मीर में जो केस है वो डैमेज होगा, आपका जो दूसरी जगहों पे आप बात करते हैं कि जी इंसानों के हुकूक होने चाहिए और लोगों के हुकूक होने चाहिए, माइनॉरिटीज के हुकूक होने चाहिए, उस सारा का सारा आपका केस जमीन बोझ हो गया है। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। इसमें मेरा ख्याल है इम्पोर्टेंट लोगों को इन्वॉल्व होने चाहिए और जल्दी होना चाहिए और इसको रिड्रेस करना चाहिए फौरी तौर पे। शाहीन सबाई साहब, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके जो प्रोग्राम देखने और सुनने वाले हैं, आपके चाहने वाले, आपसे मोहब्बत करने वाले, वो कमेंट सेक्शन में जहाँ भी हम सोशल मीडिया पे कहीं भी ये जहाँ पोस्ट करें तो कमेंट सेक्शन में आपके बारे में उनकी बहुत अच्छी राय होती है। आपने जो लीगल नोटिस भेजा है उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि पेमरा वालों ने क्या चाहते हैं, पेमरा वाले, और आपकी जो लीगल टीम है वो क्या सोच रही है और इसका फ्यूचर क्या देखते हैं इस लीगल नोटिस का, इसमें थोड़ी सी रोशनी डाल दें प्लीज़। जी, मैं आपका और आप जो लिखने वाले हैं और चाहने वाले हैं जो कमेंट लिखते हैं उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बड़ी मेहरबानी आपकी। बहुत आप ओपनली कमेंट किया करें, जो आपको अच्छी नहीं लगे बात वो भी लिखा करें ताकि मुझे भी पता लगे कि भाई ये बात ठीक है, ये अच्छी है, ये बुरी है, जरा मैं भी थोड़ी सी तरबियत हो जाए। बिल्कुल सही। लेकिन जहां तक आपने नोटिस की बात की है, वो देखिए ये नोटिस भेजने की उनको जरूरत नहीं थी, एक तरह से इसका कोई फायदा नहीं था,
कुछ एक्शन नहीं होना, कोई फर्क नहीं पड़ना। ऑलरेडी कौन सा मीडिया, कौन सा टीवी, कौन सा अखबार, हम जितने भी लोग हैं इनमें से किसकी खबरें छाप रहा था, किसकी वो इंटरव्यू दे रहा था, क्या कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था जी। मगर ये उन्होंने किया इसलिए, और हमारा ये ओपिनियन ये है, हमारी लीगल टीम का भी ये ओपिनियन है जी, ये उन्होंने इसलिए किया है कि ये एक डॉक्यूमेंट उनको मिल जाए, एक लीगल डॉक्यूमेंट मिल जाए जी। ये जाके फिर यूट्यूब की इंतजामिया को, ये फेसबुक को, ये ट्विटर को, ये बाकी जितना सोशल मीडिया के लोगों को ये जाके दिखाएं कि जी ये लोग देखें, ये एब्सकॉन्डर्स है, ये वांटेड क्रिमिनल्स है, ये फलाने हैं, ये धमाके, इनको आप बैन करें। अच्छा। और उनका प्रोग्राम ये है, और अभी वो कोशिश कर रहे हैं जी, उनका प्रोग्राम ये है कि जहां जहां जो भी इफेक्टिव है, जो सोशल मीडिया पे इफेक्टिव है, यूट्यूब पे उसको यूट्यूब से बैन कराया जाए, जो ट्विटर पे है उसको ट्विटर पे उसका अकाउंट बंद किया जाए, ये सब उनका प्रोग्राम है। तो हमने पहले सोचा कि ये इसका होगा क्या, ये बेकार है, लेकिन फिर ये ओपिनियन ये आई कि नहीं, जहां पे ये लेके जाएंगे अपना ये नोटिस जी और पेश करेंगे, वहां एक जवाब उनके सामने जरूर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो वो फिर हमने बाकायदा एक 10 सफ़े का जवाब लिखकर उनको भेज दिया, अभी तक तो जवाब नहीं दिया उन्होंने। फिर कोर्ट पे भी केस हम फाइल करेंगे, अगर 1 हफ्ते का उनको नोटिस है, उसके बाद देखते हैं क्या जवाब देते हैं वो। लेकिन ये डॉक्यूमेंट और ये केस हम हर जगह पे पहले ही हम भेज देंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, ह्यूमन राइट्स वालों को, कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ऑर्गेनाइजेशन जितनी है उन सबको, एमनेस्टी को जी। और फिर जहां जाएंगे, यूट्यूब के पास जाएंगे, फेसबुक के पास, वहां भी ये सब हम भेजेंगे कि जी ये है इसकी असलियत, अब आप खुद फैसला करने के आप इनकी बात मानते हैं और बैन करते हैं, या ये सब एक पॉलिटिकल ड्रामा है सारा। शाहीन सबाई साहब, आप हमें इजाज़त देंगे कि ये आपका जो लीगल नोटिस है, इसे वर्ड बाय वर्ड हम अपने कमेंट सेक्शन में अपने लोगों तक पहुंचा दें, ताकि पब्लिक इसे जो है आगे तकसीम करे। ताकि तो पहले दिन से ये यूट्यूब पे भी पूरा टेक्स्ट इसका डाला हुआ है, तो अपने इस पे ट्विटर पे भी पूरा टेक्स्ट इसका मौजूद है, 10 सफ़े का पूरा लिंक मौजूद है, आप देखें हर जगह, वो तो पब्लिक के हमने ओपन कर दिया। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन सबाई साहब, बहुत शुक्रिया जी। हाँ नाज़रीन इकराम, ये थे शाहीन सबाई साहब, और जिस तरह आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि इस वक्त हुकूमत केयर टेकर जो है अनवार उल हक साहब की, अनवार उल हक काकड़ साहब की, उन्हें अपने काम पे फोकस करना चाहिए, जिस काम के लिए वो आए हैं और जिस काम की उन्हें हदायत दी जा रही हैं। उन्होंने अगर पिछली गवर्नमेंट का बैगेज उठाने की कोशिश की तो वो बैगेज बहुत बड़ा है, भारी है, पीडीएम वालों का। उसमें मौलाना फजल रहमान साहब हैं, पीडीएम के प्रेसिडेंट थे, आसिफ अली जरदारी साहब जो थे, एक जरदारी सब पे भारी, उनका बैगेज भी तो भारी होगा, वो खुद भारी हैं तो बैगेज भी भारी होगा। फिर शहबाज शरीफ साहब का बैगेज तो ऐसा है जो कहते हैं मैं 30 साल से आंख का तारा था। अब जो बंदा 30 साल से आंख का तारा रहा हो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, उसका बैगेज कितना भारी होगा, वो भी अनवार उल हक काकड़ साहब से नहीं उठाया जाएगा। और अगर वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो 90% की पॉपुलैरिटी और अप्रूवल रेट को टच कर रहे हैं, अगर उनके इस भारी पत्थर को अनवार उल हक काकड़ साहब ने उठाने की कोशिश की तो उनकी कमर का भी दर्द निकल जाएगा। इसलिए अनवार उल हक काकड़ साहब के लिए तो बेहतर यही है वो अपने काम पे फोकस करें, और अगर अगले 2, 4, 6 दिनों में अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अता बंदियाल साहब और उनकी टीम की तरफ से भी अगर कुछ हदायत ऐसी आ जाती हैं कि अपने काम से काम रखें, 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं और अपनी राह लें, तो फिर शायद पाकिस्तान के लोग सुख का सांस लेना शुरू कर देंगे। और पाकिस्तान की अवाम अक्सरियत जो है वो एक मुख्तलिफ तरह से सोच रही है, जिस तरह के हमारे मुक़्तदर हल्के नहीं सोच रहे, तो शायद लोगों को भी कोई सुख का सांस मिले और लोग भी ज़िंदगी में आसानियों की तरफ बढ़ सकें। क्योंकि पाकिस्तान में अमन होगा, आज़ादी होगी, इंसाफ होगा, तो फिर खुशहाली और तरक्की की भी बातें की जा सकेंगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। आइंदा हफ्ते एक और मोअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक अपना और अपने गिरदोनवाल के लोगों का इसी तरह ख्याल रखें जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। अल्लाह हाफ़िज़।